माना एस एक प्रकाश स्रोत है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है। इस एस से कुछ दूरी पर S1 बाय S2 एक पर्दा है। इस पर्दे में दो रेखा चित्र है S1 बाय S2। ये S1 S2 इस S से समान दूरी पर स्थित और समांतर है। हाइगेंस के नियम के अनुसार S से द्वितीयक तरंग निकलती है जो समान कलम है S2 व S1 तक पहुंचती है। अब S1 S2 की द्वितीयक तरंगा के स्रोत बन जाते हैं जिनसे द्वितीयक तरंगा एक दूसरे का अध्यारोपण करती हुई d दूरी पर रखे पर्दे पर वर्टिकल फ्रिंजें बना रही है। यहाँ पर बिंदु O पर केंद्रीय फ्रिंज बनती है और केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ पर P तक एकांतर क्रम में दीप्त या अधिक फ्रिंजें बनती है। दो क्रमागत दीप्त या अधिक फ्रिंजों के बीच की दूरी को कौणीय चौड़ाई कहते हैं जिसका फॉर्मूला d बराबर d लैम्डा अपॉन d होता है और यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो हमें फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर पर्दे पर दीप्त या अधिक फ्रिंजें बनती हैं। तो दीप्त अधिक में हमें उनका पथांतर ज्ञात होता है कि दीप्त फ्रिंज का पथांतर क्या होता है, अधिक फ्रिंज का पथांतर क्या होता है। तो जब हमें पथांतर ज्ञात होता है तो हमें पथांतर ही ज्ञात करना होता है क्योंकि जिसका मान दिया है उसका सूत्र लगा। उस नियम के हिसाब से जब हमें दीप्त का पथांतर ज्ञात है तो यहाँ पर इनका पथांतर निकालते हैं। पथांतर कैसे निकालते हैं, पहली कण S1 P है और दूसरी S2 P है तो इन दोनों तरंगों में कितने का अंतर है, तो वो अंतर निकालने के लिए S1 से इस पर एक लंब डालते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट वहां निकल के आया है यही क्या पथांतर है। क्योंकि सपोज दैट यदि इसकी लंबाई हमने 15 मान ली और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 20 मान ली तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा, 5 का होगा जो घटा के निकालेंगे। तो इसलिए इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दो तो S1 P बराबर 1 होगी। जब ये दोनों बराबर होंगी तो ये इतना क्या होगा, पथांतर होगा और इसी पथांतर को हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज को ध्यान से समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में एक बात आप लोग समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते चले आ रहे हो, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यदि ये कोण थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यदि आपको ये दो बातें पता है तो ये तो पता ही होगा कि ये भुजा कौन सी बनेगी। तो हमें चुनना क्या, सबसे पहले कर्ण चुनना कि कर्ण कौन सा है, फिर चुनना है आपको लंब। लंब हमेशा वहां से चुनते हैं जहां से हमें देखना है तो भाई थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दो बातों को हमें ध्यान से समझना है कि ये यहाँ पर थीटा कितना है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज है आपका S1 S2 ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा होगा कब होगा, जब आप इस वाले पॉइंट को इससे मिलाओगे, P से मिलाओगे तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मान लो ये नाम C है, PCO एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दो समकोण त्रिभुज बन गए तो ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा अनुपात में होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसका नाम होगा S1 S2 समरूप त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई, समकोण त्रिभुज कितना हो जाएगा CPO, CPO। क्योंकि यहाँ फिजिक्स चल रही है इसलिए यदि मैथ चलती तो यहाँ पर बड़ा लॉजिक था, यहाँ पर नाम बड़ा ध्यान से रखे जाते हैं, उसको बताने बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ। इसका नाम ये कैसे रखा गया, बड़ा लॉजिक है। यहाँ पर आप एक चीज बता रहा हूँ, A बराबर O मतलब S1 पर जो कोण है वो B के बराबर होगा, S2 पर जो कोण है वो B के कोण के बराबर होगा और A पर जो कोण बना है वो O के कोण के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर A और O की बात बता रहा हूँ। A पे कितने अंश का कोण है, O पे कितने अंश का कोण है, यही देखा जाता है। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा अनुपात में हो, ये समरूप में होता है। चलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप क्योंकि यहाँ समकोणीय त्रिभुज बने हैं इसलिए दोनों कैसे समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजा अनुपात में होती है। तो यहाँ पर देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण मिल गई आपको। कर्ण कितना आपको S1, ये थीटा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई कर रहे हैं लंब को कर्ण करते हैं लंब।
क्या लगा रहे हैं? त्रिभुज। इस वाले में सूत्र अप्लाई कर रहे हैं कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। जब हमने इस त्रिभुज में कर्ण बट्टे लंब लागू किया है तो इस दूसरे त्रिभुज में भी कर्ण बट्टे लंब लागू करेंगे। तो इसमें देखो ये नंबर इसका पहले तो त्रिभुज चुनो, हमारा ये हो गया त्रिभुज, हो गया ये वाला त्रिभुज चुनो। इस समकोण त्रिभुज में आप देखो ये हमारा कोण थीटा है, ये 90 अंश का कोण है, तो ये क्या कहलाएगा? सेमी कोण कहलाएगा। और लंब कितना होगा? है लंब आपका ये होगा, हाँ वो लंब ये होगा, लंब क्या होगा? ये होगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा क्या? तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 अंश का कोण, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कितनी है? सीपी, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या है? लंब। यहां पर सूत्र अप्लाई किया हमने कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो यहां पर क्या अप्लाई होगा? कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है यहां पर? सीपी। लंब कितना है? 2 क्लियर हो गया। अब ये बात आती है यहां पर कर्ण बट्टे लंब को लगाया था, साइन निकालना है यहां पर, और तो भी लगा सकते थे। जबकि समरूप त्रिभुज में क्या होता है? संगत भुजा बराबर होती है। मैंने समझा तो कोई भी बता दी। तो संगत भुजा बराबर आप देखो यहां पर S1 S2, क्योंकि जब यहां पर इनकी कैंची वाले गुणा करेंगे तो दोनों का स्थान चेंज हो जाएगा, हो जाएगा चल। तो इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा? S1 S2, बट इस त्रिभुज की कौन सी भुजा? CP। इन दोनों का अनुपात मतलब क्या हो गया? this about this, this about this। क्यों होगा? ये क्या है? कर्ण है, ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण बट्टे कर्ण और लंब बट्टे लंब, ऐसे भी आ गया कर्ण बट्टे कर्ण, लंब बट्टे लंब, आधा बट्टे आधा। कभी तो बनेगी संगत भुजा, या ऐसे कर लो। ये ग्रुप में देखना चाहते हो तो लंब बट्टे कर्ण लगा दो। लंब बट्टे कर्ण इसलिए लगाया है क्योंकि हमें कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है, आधा से मतलब ही नहीं है। तो काम की बात वही है जो ज्ञात है या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी लाइन, सबसे कठिन लाइन यही है। यदि ये लाइन आपकी समझ में आ गई तो आप पूरा कर लेंगे आसानी से। तो मान लगाओ इसका मान कितना है? बोलो। इसका मान कितना है? ज्ञात करना है। क्योंकि CP कितना है? D है। CP कितना है? D होगा। तो कहोगे CP D क्यों होगा? क्योंकि ये लंबाई आपस में बराबर मानी जाती है, क्योंकि B और O के बीच का अंतराल कम होता है। OB कितना है? XM। इसको मान लिया हमने XM। XM क्या है? फ्रिंजों की त्रिज्या, फ्रिंजों की त्रिज्या। कैंची वाली गुणा करो तो H2A बराबर क्या निकल के आएगा? इनकी गुणा करो DXM अपॉन DAT। ये हमारा कॉमन पथांतर हो गया, चाहे दीप्त का हो चाहे अदीप्त का हो। अब बात करते हैं किसकी? दीप्त की बात करते हैं। दीप्त का पथांतर क्या होता है? कौन बताएगा? दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, मैंने आपको बताया था कितना था? m लैम्डा। तो यहाँ पर पथांतर m लैम्डा है, यहाँ पर पथांतर ये है। दोनों पथांतर है, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसकी जगह क्या लगाओगे? dxm अपॉन d बराबर m लैम्डा। m यहाँ से किसका मान निकालोगे? xm का मान निकालेंगे तो हो जाएगा m d लैम्डा अपॉन d हो जाएगा। तो ये हमारा दीप्त के लिए फ्रिंजों की स्थिति आ गई। फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालते हैं? दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की। तो क्रमागत फ्रिंज निकालने के लिए यहाँ पर m का मान कितना लगाओगे भाई? 1 लगाओ। m का मान 1 2 3 4 5 होता है। तो m का मान 1 लगाओ तो यहाँ पर लगाने से d लैम्डा अपॉन d आएगा। m का मान 2 लगाओ तो x कितना आएगा? 2 d लैम्डा अपॉन d आएगा। फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे w। फ्रिंज चौड़ाई से कैसे w बराबर क्या होता है? बराबर x1 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? x2 का मान ये तो हो गया, इसका मान कितना है? ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है कॉमन। तो यहाँ पर क्या रह गया? 2 रह जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको ले लिया हमने कॉमन। 2 में से घटा कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। चेक कर लो आ गया, ऐसे करना।